कल से लीज़ा अपने कमरे में ही बंद रही, ना किसी से बात करती है ना ही मिलती। यहाँ तक कि रूप ने भी इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जो भी कभी कमरे में जाता था लीज़ा चीखते चिल्लाते हुए इसे कमरे से निकाल देती। अभी भी रूप लीज़ा से काफ़ी सारी डांट खाकर सहमी सी कमरे के बाहर खड़ी थी जब चंद मुलाजमाओं के साथ अज़म वहाँ पर आया। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? चौधरी जी, वो चौधराइन जी बहुत गुस्से में है, कोई भी कमरे में जाए तो डांटने लग जाती हैं। आप भी ना जाएं, सच्ची ऐसा लगता है सर ही फाड़ देंगे अगले का। रूप के सहम के बताने पर अज़म ने गहरा सांस लिया और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। आओ मेरे साथ देख लेते हैं इस चौधराइन को भी। अज़म की बात पर रूप घबराई सी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई। इनके कमरे में दाखिल होते ही शीशे का गिलास उड़कर इनकी जानिब आया, जिसे अज़म ने करीब आते ही कैच कर लिया। तुम लोगों को समझ नहीं आता कि अकेला छोड़ दो मुझे, क्यों मरना चाहते हो मेरे हाथों? लीज़ा गुस्से से चिल्लाई तो अज़म ने एक नज़र इसे देखा। दुपट्टे से बेनियाज सब्ज़ रंग की फ़्रॉक में मलबूस बिखरे से होली में भी वो क़यामत ढा रही थी। ये तुम्हारे अंदर की शेरनी इस रात कहाँ जा सोई थी? हाँ, इस रात तो भीगी बिल्ली बनी हुई थी। रूप ने अज़म के पीछे से सामने आए बगैर इसकी बात को इंग्लिश में बता दी, जबकि लीज़ा ने इसे लाल आंखों से घूरा था। जस्ट लीव मी अलोन यू रास्कल। लीज़ा की बात पर रूप का मुंह खुल गया। यहाँ कैसी लड़की है, कितने खुलेआम शोहर को गालियाँ निकाल रही है। रूप ने बेसाख्ता सोचा। लीव मी अलोन तो समझता हूँ उस्तानी जी, ये रास्कल क्या भला है? अज़म के सवाल पर रूप बेचैनी से अपने हाथ में मसलने लगी। रास्कल रसमलाई को कहते हैं। इस बात पर अज़म कहका लगाकर हंस दिया और लीज़ा को देखा जो इसे ऐसे घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। प्लाज्मा से एक डब्बा पकड़ा और इसे लीज़ा के सामने किया। ये पहनकर तैयार हो जाओ मेरी रास्कलनी, कहीं लेकर जाना है तुम्हें। अज़म के ऐसा कहते ही रूप ने ये बात इसे इंग्लिश में बताई तो लीज़ा ने गुस्से से उस डब्बे को देखा और फिर पकड़कर पूरी ताकत से इसे फर्श पर फेंक दिया। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, सुना तुमने? मुझे बस अकेला रहना है। अगर नहीं अकेला छोड़ना तो बता दो, मैं मरकर अकेली कब्र में रह लूँगी। ये बात कहते हुए दो आंसू लीज़ा की आंखों में आए। इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसका ज़ख्म अभी तक भरा नहीं था। रूप ने घबराते हुए इसकी कही बात अज़म को उर्दू में बताई। चौधरी जी, वो काफ़ी परेशान लग रही हैं। मेरे ख्याल से इन्हें अकेला। अज़म ने हाथ उठाकर रूप को बात मुकम्मल करने से रोका। ये सब चीज़ें और खाना यहाँ रखो और जाओ यहाँ से। अपनी बीवी को मैं खुद संभाल लूँगा। अज़म के हुक्म पर मुलाज़माओं ने हाथ में पकड़ा सामान और खाना मेज़ पर रखा और दरवाज़ा बंद करते हुए वहाँ से चली गई। अज़म खाने की ट्रे लेकर लीज़ा के पास आया और अपने हाथ से निवाला तोड़कर इसकी जानिब बढ़ाया। लीज़ा ने गुस्से से हाथ मारकर वो निवाला फेंक दिया तो अज़म ने गुस्सा करने के बजाय दोबारा निवाला बनाकर इसके होठों की जानिब किया। लीज़ा ने फिर से इस निवाले को हाथ मारकर फेंक दिया तो अज़म ने फिर से निवाला बनाकर इसके होठों के पास किया था। अब की बार लीज़ा की बात हुई थी। गुस्से की शक्ल में इस पर हावी हुआ गम उबल कर बाहर आया तो वह अज़म के सीने से लगी और फूट फूट कर रोने लगी। अज़म ने नरमी से इसकी कमर को सहलाया। अशवान यही तो गलत था, वो इसकी ज़िद को सख्ती से काबू करने के चक्कर में इसे ज़नूनी बना गया था, लेकिन लीज़ा की ज़िद के मुकाबले में अज़म की नरमी लीज़ा को कमज़ोर बना जाती थी। चुप मेरी चूज़ी, रोना बंद करो और बता दो जो दिल में गम है। गम को बताकर सीने से निकाल लोगी तो बुरा नहीं लगेगा। अज़म ने नरमी से इसकी कमर सहलाते हुए कहा तो लीज़ा के रोने में रवानी आ गई। मुझे मेरी मम्मा पसंद नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा दुनियावी थी। मुझे बस अपने जैसा बनाना चाहती थी और डैड से भी दूर रखती थी। लीज़ा ने रोते हुए अज़म को बताया, लेकिन डैड मुझे बहुत प्यार करते थे। मान थे वो मेरे हीरो, और इनका यूँ छोड़कर चले जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लीज़ा ने अज़म की शर्ट अपनी मुट्ठियों में दबोची। मुझे लगता था कोई मेरे साथ होना हो, डैड हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन वो चले गए मुझे छोड़कर। लीज़ा ने अपना चेहरा अज़म के सीने में छुपाया और सिसक कर रो दी। जब तक इसका गुबार नहीं निकल गया अज़म ने यूँ ही इसे सीने से अलग कर रोने दिया। आखिरकार दिल हल्का होने पर लीज़ा ने सर उठाकर अज़म को देखा। तुम मुझे कभी यहाँ से नहीं जाने दोगे ना? लीज़ा के सवाल पर अज़म ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने इसका चेहरा हाथों में थामा और अपनी अंगूठी से
अंगूठों से इसका आंसू साफ किया और निवाला तोड़कर इसके मुंह में डाला। तुम बहुत बहादुर लड़की हो विलायती चूजी। किसी की वजह से दुखी होकर कभी खुद को तकलीफ मत पहुंचाना, क्योंकि किसी को हमारे जीने मरने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इसको जो तुम्हें बेबना चाहता हो। और मज़े की बात है, इतनी मोहब्बत ना तो तुमसे कोई करता है और ना ही मुझसे। दोनों ही इस मामले में बहुत करीब हैं। लीज़ा आज़म की बात समझे बगैर भी दम साधे इसे सुन रही थी, जिस जैसे इसके अल्फाज लीज़ा के दिमाग के बजाय दिल में उतर रहे हों। और अज़म नरमी से कहने के साथ साथ उसे खाना खिला रहा था। इसलिए अब ये रोना धोना छोड़ो और खुश रहकर इन लोगों को दिखा दो कि हमें इनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं हम। अज़म ने इसकी नाक खींचकर कहा और उठकर फर्श पर पड़ा। डब्बा उठाकर लीज़ा के पास आया। अब इसे पहनकर तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। अज़म ने वो डब्बा लीज़ा की जानिब किया तो लीज़ा ने इनकार में सर हिलाया। अज़म गहरा सांस लेकर इसके पास आया, इसे खड़ा करके इसकी कमर अपनी जानिब की। इससे पहले कि लीज़ा इसका मकसद समझती, इसकी कमर में मौजूद जिप खोल चुका था। लीज़ा ने फ़ौरन पलटकर इसे हैरत से देखा। ये क्या कर रहे हो तुम? लीज़ा ने अपने कंधों पर हाथ रखकर शर्ट को खिसकने से रोका। अगर शराब से नहीं पहनोगी तो पहनाना आता है, अज़म ने लीज़ा की जानिब वो डब्बा करते हुए कहा। लीज़ा ने दांत खिचखिचाकर इसे देखा और डब्बा पकड़कर वाशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद वो नहाकर अज़म का दिया हुआ ड्रेस पहने वाशरूम से बाहर निकली। वो मल्टी रंगों के खूबसूरत इम्तिज़ाज का पैरों से थोड़ा ऊपर तक आता फ्रॉक था, जिस पर मोतियों का भारी काम हुआ था, जबकि गीले बाल लीज़ा ने एक कंधे पर रखे थे और इनसे टपकता कतरा कतरा पानी इस लिबास को भिगोकर अज़म को बेचैन कर रहा था। एक प्रॉब्लम है, जाकर रूप को भेजो, लीज़ा ने इससे फासले पर खड़े होते हुए कहा। लेकिन अज़म इसकी बात सुने बगैर इसके पास आया और इसे कंधों से पकड़कर इसकी कमर अपनी जानिब की। मैंने ही लिया है ये तुम्हारे लिए, पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, अज़म ने प्रॉब्लम लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा और अपना हाथ इसकी कमर पर मौजूद जिप पर रखा। इसकी वो सफ़ेद बेदाग कमर देखकर अज़म का दिल किया कि इस मौमी वजूद को अपने होंठों से छू ले, लेकिन फ़िलहाल ऐसा करके वो अपना सर फड़वाना नहीं चाहता था। अज़म ने आहिस्ता आहिस्ता जिप को ऊपर करना शुरू किया तो उसकी गर्म उंगलियों का लिम्स महसूस करते लीज़ा कँपा कर रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था ये शख्स कैसे अपने लिम्स से बेजान करने की ताकत रखता था। जिप थोड़ी ही ऊपर करके अज़म की नज़र इसी कमर के वस्त में बने दिल पर गई तो अज़म बेखुद होता झुका और इस दिल को नरमी से अपने होठों से छुआ। अपनी कमर पर अज़म की घनी मूंछों की चुभन महसूस कर लीज़ा ने दोनों हाथ अपने दिल पर रख लिए, जो ऐसा लग रहा था उछल कर बाहर आ जाएगा। बहुत से हसीन राज छुपाए हैं तुमने इस नाजुक वजूद में विलायती चूज़ी। जिस दिन मौका मिला तो फुर्सत से राज बयां करूँगा। अज़म ने इसके कान में सरगोशी की और जिप को मुकम्मल तौर पर बंद करता इसे आईने के सामने लाकर बिठा दिया। फिर इसने वो डब्बा खोला जिसमें इसने ज्वेलरी रखी थी। वो भारी सहारों वाले मल्टी झुमके पकड़कर अज़म इसके पास आया और उसके कानों में दोनों झुमके पहना दिए। फिर इसने मल्टी चूड़ियाँ पकड़ी और लीज़ा की नाजुक कलाइयों में पहनाने लगा। इन्हें कहते हैं चुटियाँ कलाइयाँ, अज़म ने शरारत से कहते इसकी कलाई पर अपनी मूंछें रगड़ी तो लीज़ा कांप कर रह गई। फिर अज़म ने पायलों का जोड़ा पकड़ा और लीज़ा के सामने घुटनों के बल बैठकर इसका पाँव अपने घुटने पर रखा। पायल पहनाने के बाद इसने दूसरा पाँव पकड़कर अपने घुटने पर रखा और इसमें भी पायल पहनाने लगा, जबकि इसकी नज़र इस खराश पर पड़ी जो लीज़ा को नंगे पैर खेतों में भागने की वजह से लगी थी। अज़म ने इसका पैर अपने होठों तक लाकर इस ज़ख्म को नरमी से होठों से छुआ तो लीज़ा की आंखें हैरत से फैल गईं। इसकी माँ ने तो इसे बताया था कि मशरकी मर्द औरतों की चीज़ की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने पैर की जूती समझते हैं और कैद करके रखते हैं, लेकिन अज़म तो वैसा बिल्कुल नहीं था। इसकी नरमी लीज़ा को शशोपन में मुब्तला कर देती थी। फिर अज़म ने मल्टी रंग का यह खूबसूरत सा कुस्सा लीज़ा के पैरों में पहनाया और उससे पीछे आकर हेयर ब्रश से इसके बाल संवारने लगा। लंबे भूरे बालों की ढीली सी चोटी में बांधने के बाद अज़म से सामने आया और एक लाल रंग की लिपस्टिक पकड़कर लीज़ा के होठों पर सजा दी। या के संवारने का रूप देखना चाहोगी खुद पर? इतना कहकर अज़म लीज़ा के सामने से हटा तो लीज़ा हक्की बक्की से खुद को देखने लगी। वो आज तक इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी जितनी वो अभी लग रही थी, ना ही फुल मेकअप में, ना ही मगरबी अया लिबास में। लीज़ा ने आज खुद से ही नज़रें नहीं हटा पा रही थी। अज़म ने इसे कंधों से पकड़कर खड़ा किया और सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा इसके सर पर सलीके से देकर बिना पल के झुकाए इसे देखने लगा।
कोई 20 काले बकरे कुर्बानी के लिए देने पड़ेंगे तुम्हें नज़र लगने से बचाने के लिए। असम इतना कहकर इस पर झुका और होंठ इसके दोनों गालों पर रखे। लीज़ा कपकपाते हुए अपनी आंखें मूंद गई। रुखसार पर लाली लगाना भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं मेरे लिम्स की, ये लाली इतनी जल्दी नहीं जाएगी तुम्हारे चेहरे से। इतना कहकर अज़म वहाँ से चला गया, जबकि लीज़ा हक्की बक्की से खुद को आईने में देख रही थी। क्या था ये शख्स? लीज़ा को वो नहीं रहने देता था जो वो थी, बल्कि एक नई लड़की बना देता था जिसकी बोलती इसकी कुर्बत से बंद हो जाती थी। जाने में कौन थी वो लड़की जो दुनिया का मुकाबला करने वाली बोल्ड सी लीज़ा मलिक से एक घबराई शर्माई सी लड़की में तब्दील हो जाती थी। वो जो भी थी लीज़ा को अच्छी लगने लगी थी। मान 2 दिन हो गए हैं हमें यहाँ आए, हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे क्या? आन ने मुँह बनाकर अर्शमान से पूछा, जो बेड पर बैठा मोबाइल पर न जाने क्या देख रहा था। यहाँ आकर अर्शमान इससे पहले की तरह सख्त तो नहीं रहा था, लेकिन वो अभी भी इससे बात नहीं करता था। आन कितनी ही कोशिश करती थी, लेकिन फिर खुद को नज़रअंदाज किए जाने पर खुद ही खामोश होकर आंसू बहाने लग जाती। यहाँ आने का शौक़ था ना तुम्हें? लो आ गए, अब इससे ज़्यादा तवक्का मत रखना मुझसे, अर्शमान ने गुस्से से कहा। लेकिन अब आन की बस हुई थी। वो अर्शमान के पास आई और इसका मोबाइल इसके हाथों से छीन लिया। ये क्या हरकत है आन? मेरा मोबाइल वापस करो। नहीं करूँगी, हम यहाँ मोबाइल देखने नहीं आए, घूमने फिरने आए हैं, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, और अब आप मुझे बाहर घुमाने लेकर जाएंगे। वरना, आन ने दांत खिंचाकर कहा तो अर्शमान के माथे पर बल आए। वो बेड से उतरकर आन के पास आया और अपना सर झुकाकर इसे घूरने लगा। वरना क्या? अर्शमान ने सख्ती से पूछा तो आन ने घबराकर यहाँ वहाँ देखा, फिर मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक दिया। आन की इस जुर्रत पर अर्श की आंखें हैरत से फैल गईं। अब शराफत से वो करें जो हम यहाँ करने आए हैं, आन ने कमर पर हाथ रखकर कहा तो अर्शमान ने अंगारा होती आंखों से इसे घूरा। ठीक है फिर, इतना कहकर अर्शमान ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया तो आन हक्की बक्की से इसे देखने लगी। मान, ये आप क्या कर रहे हैं? आन ने घबराते हुए पूछा, लेकिन अर्शमान कोई भी जवाब दिए बगैर इसे बेड तक लाया और इसे बेड पर उछालकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। मान, ये आप? शर्ट के ऊपरी 3 बटन खोलकर अर्शमान आन पर झुका तो वो सहम कर अपनी आंखें ज़ोर से मीच गई। घबरा क्यों रही हूँ? तुम्हारी बात ही तो मान रहा हूँ, वो कर रहा हूँ जो हम यहाँ करने आए हैं। अर्शमान ने इस पर हावी होते हुए कहा तो आन ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखकर इसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन अर्शमान इसके हाथों को अपनी मुट्ठियों में दबोचता इसके सर के ऊपर तकिए के साथ लगा गया। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन मेरा यही मतलब है। अर्शमान ने इसके होठों के करीब होते हुए कहा तो आन का रोम रोम कांप उठा। शादी के बाद से वो बिल्कुल बदल चुका था, इसे बुलाना तक पसंद नहीं करता था, तो फिर अब इसका ये बदला रूप आन को मुश्किल में डाल रहा था। मान प्लीज़, आन ने अपनी आंखें ज़ोर से मीच कर कहा तो अर्शमान ने बेबसी से इसे देखा। ये लड़की ही तो इसकी पहली ख्वाहिश थी, इसका जुनून, इसकी मोहब्बत, इसका इश्क, सब यही तो थी। फिर हालात ने इन दोनों को कहाँ ला खड़ा कर दिया। जब से अर्शमान ने जिस बात को समझा था, इसने अपने लिए सिर्फ आन ही को सोचा था। अपने हर ख्वाब में, अपनी हर चाह में इसे ही महसूस करना चाहा था, और इसकी हमेशा की चाहत आज इसकी पनाहों में बेबसी से कामती इसे बहुत कुछ करने पर उकसा रही थी। मत करो आन ऐसा, तुम मेरे साथ साथ खुद को भी बर्बाद कर दोगी। मत करो, मुझे फिर से बेबस नहीं करना। अब मैं मोहब्बत तुमसे, सुना तुमने, नहीं कर सकता मैं तुमसे मोहब्बत चाह कर भी नहीं। अर्शमान की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कितना ही मजबूर हो। आन ने हैरत से आंखें खोल कर इसे देखा और इतने दिनों के बाद अपने मान की आंखों में वही मोहब्बत, वही तड़प,
वापस देखकर आन की पलकें नम हो गईं। मुझे माफ़ कर दे मान, प्लीज़ मुझे माफ़ करके सब। अचानक ये अर्शमान अपने होंठ इसके होठों पर रखकर इसके अल्फाज का गला घोट गया तो इसकी इस बेखुदी पर आन की आंखें हैरत से फैल गईं। चेहरा पल भर में लहू छिलकाने लगा था। अर्शमान के लिम्स में बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, एक तड़प थी, जैसे कि वो अपने लिम्स से आन को खुद में बसाना चाह रहा हो, और आन बेबसी से इसकी गिरफ्त में कपकपाती इसकी मनमानियाँ करने दे रही थी। इसे तो बस अपने रूठे साजन का मनाना था और इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थी। जितनी अचानक अर्शमान इस पर हावी हुआ था, इतनी ही अचानक से दूर हो गया। अपने बालों में हाथ चलाते हुए अर्शमान ने बेबसी से आन को देखा। इसकी बिखरी हालत देखी तो इसकी आंखों में वो गुस्सा वापस लौट आया। इसने अपने शर्ट के बटन बंद किए और गाड़ी की चाबियां पकड़ता बाहर के दरवाजे की जानिब चल दिया। मान, आन ने घबरा कर इसे पुकारा। वो अभी भी इसके इस जुनून के ज़हरे असर कपकपा रही थी। 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आ जाना, और अगर ना आई तो यही सड़ती रहना मेरी बला से। इतना कहकर अर्शमान कमरे से बाहर चला गया और आन समझने की कोशिश करने लगी कि यहाँ हुआ क्या था। अर्शमान की इस बेखुदी को याद करते हुए आन ने शर्मीले से अंदाज में अपने होठों को छुआ और फिर उठकर कपड़े चेंज करने लगी। इसे किसी भी तरह 10 मिनट में तैयार होकर अर्शमान के पास पहुंचना था। अज़म इसे एक खुले मैदान में लेकर आया था जहां टेंट लगाए गए थे और बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। इतने लोगों को वहां देखकर लीज़ा काफ़ी हैरान हुई थी। न जाने ऐसा कौन सा ख़ास काम था जिसके लिए अज़म इसे यहाँ लाया था। मज़ीद हैरत तो इसे तब हुई जब इनके इस टेंट में दाखिल होते ही औरतों ने इस पर और अज़म पर फूल बरसाए जैसे वो दोनों कहीं के राजा रानी हों। और यही तो अज़म का मकसद था। वो लीज़ा को दिखाना चाहता था इसकी बीवी होने के नाते इस गाँव में इसका क्या मुकाम था। लीज़ा हक्की बक्की से अज़म के साथ चलते हुए स्टेज पर गई और इसके स्टेज पर पहुँचते तक इन दोनों पर फूलों की बारिश होती रही थी। औरतें लीज़ा को ऐसे देख रही थी जैसे वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो और हर कोई इससे मिलना चाहता हो। अपना आप इतना मशहूर और अहम तो लीज़ा को इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स करके भी नहीं लगा था। कैसा लगा चौधरानी जी अपना वेलकम? अज़म की आवाज़ पर लीज़ा ने हैरत से इसे देखा और फिर अपने सामने मौजूद औरतों को देखने लगी। कुछ देर के बाद अज़म वहाँ से उठकर कहीं चला गया और उसे जाते ही रूप इसके पास आई थी। ये सब क्या है रूप? ये गांव में आपका वेलकम है चौधरानी जी। गांव वालों को काफ़ी देर से चौधरी जी की शादी का इंतज़ार था और अब इनकी शादी के बाद इतनी प्यारी सी चौधरानी को देखकर सब काफ़ी खुश हैं। रूप ने इसकी थोड़ी को छोड़ते हुए कहा और फिर मुस्कुराकर सब औरतों को देखने लगी। और सब इस बात से ज़्यादा खुश हैं कि आप मलकों की बेटी हैं। इन्हें लगता है कि आप वो ज़रिया हैं जो मलकों और चौधरियों की 12 साल पुरानी दुश्मनी ख़त्म करने का ज़रिया बनेंगी और फिर से ये दोनों ख़ानदान वैसे ही घुल मिल जाएंगे जैसे पहले थे। रूप की बात पर लीज़ा ने इसे हैरत से देखा। इससे पहले कि वो रूप से मज़ीद कुछ पूछती, इसके कानों में ढोलक की आवाज़ पड़ी और औरतें गाने के साथ साथ लीज़ा को रिवायती रक़्स भी दिखा रही थी। लीज़ा तो तवक्का के बरक्स काफ़ी इंजॉय कर रही थी जब अचानक ही गुलाब वहाँ आया और इसने रूप से कुछ कहा। रूप अस्वाद में सर हिलाती लीज़ा के पास आई। चलें, आपके बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं क्योंकि आपकी रियाया को आपके आने की खुशी में तोहफ़े दिए जाएंगे। रूप की बात पर लीज़ा की आंखें हैरत से फैल गई। रूप इसे अपने साथ लेकर टेंट से बाहर आ गई जहाँ आज़म बड़े मेज़ के सामने खड़ा था और बहुत से लोग कतारें बनाए इनके सामने मेज़ के सामने खड़े थे। लीज़ा ने हैरत से मेज़ पर पड़े इन बंद लिफाफों को देखा जिसमें शायद पैसे थे। लीज़ा आज़म के पास आकर खड़ी हुई तो आज़म ने इसका हाथ अपने हाथ पर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से लोगों को वो लिफाफा देने लगा जिसके बदले लोग इन दोनों को दुआएं देकर जा रहे थे। लीज़ा को शदीद गर्मी का एहसास हुआ तो इसने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा जहाँ सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था। पहले तो वो टेंट में थे इसलिए लीज़ा को ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, लेकिन अपनी सारी ज़िंदगी कनाडा जैसे ठंडे इलाके में गुजारने वाली इस लड़की को इतनी धूप और गर्मी की आदत नहीं थी। मुझे घर जाना है अज़म, यहाँ बहुत गर्मी है।
लीज़ा ने अज़म से कहा, लेकिन वो तो ऐसे था जैसे इसने इसकी बात सुनी ही ना हो। लीज़ा ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। होम अज़म, आई वांट टू गो होम। लीज़ा ने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि शायद वो इसकी बात समझ जाए, लेकिन अज़म इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए हुए अपने काम में लगा रहा। लीज़ा ने बेबसी से यहाँ वहाँ देखा तो इसे रोक दूर खड़ी नजर आई, इसको सांस लेते हुए। लीज़ा ने ऐसे अपनी जानिब आने का इशारा किया। रूप परेशानी से यहाँ वहाँ देखती इसके पास आ गई। रूप, इसे बताओ, मुझे घर जाना है, यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है। लीज़ा की फरमाइश पर रूप ने परेशानी से आज़म को देखा और फिर लीज़ा की बात उर्दू में दोहरा दी। नहीं, अज़म ने संजीदगी से एक लफ्ज़ जवाब दिया, और अब तक यहाँ रहते हुए लीज़ा नहीं का मतलब तो समझ ही चुकी थी। लेकिन अज़म, मुझे इस धूप की आदत नहीं, तुम जानते नहीं, मेरी बहुत बुरी हालत होगी। लीज़ा की बेचैनी पर रूप ने ना चाहते हुए भी इसकी बात उर्दू में दोहराई। नहीं, अज़म ने भी फिर से कहा, तो लीज़ा ने दांत किचकिचाकर इसे देखा। प्लीज़ अज़म, मेरी बात समझने की। नहीं तो नहीं। अज़म ने इतनी सख्ती से कहा कि रूप खौफ से उछल पड़ी और जल्दी से वहाँ से चली गई, जबकि लीज़ा गुस्से से तर होती आंखों से इसे देखने लगी। जितनी देर अज़म ने सब लोगों को तहरीफ नहीं दिए, इसने लीज़ा को अपने साथ खड़ा किए रखा। सब लोगों के फारिग हो जाने के बाद अज़म ने गुलाम को अपने पास बुलाया और लीज़ा को घर छोड़ने का कहा, जबकि खुद वो लोगों को खाना खिलाने के मकसद से वहीं रुक गया। वहाँ से फारिग होते हुए इसे रात के 8 बज गए। हवेली वापस आने पर इसे जानता था कि इसकी विलायती चूज़ी इस वक्त गुस्से में फिर से शेरनी बनी हुई होगी, इसलिए इसने अपने और उसके लिए खाना लिया और उसके कमरे में आ गया। इसकी तवक्का के मुताबिक लीज़ा तकिए में मुँह दिए उल्टी लेटी थी। चलो विलायती चूज़ी का खाना खाते हैं। मुझे पता है तुमने गुस्से में कुछ नहीं खाया होगा, और तुम्हें पता है खाया मैंने भी कुछ नहीं, तो गुस्सा छोड़ो और उठो, अब मिलकर खाना खाते हैं। अज़म ने खाने की ट्रे मेज़ पर रखते हुए खुशगवार अंदाज में कहा, तुम भी कमाल करती हो ना, सिर्फ 10 मिनट की बात थी वहाँ खड़े होना। अगर लोगों को ये पता चलता कि इनकी चौधराइन इनके लिए इतनी देर वहाँ खड़ी नहीं रह सकती, तो क्या गुजरती इनके दिल पर। खुद ही सोचो, तुम्हारा वहाँ से जाना कैसा लगता। अज़म ने इसके पास आकर कहा, लेकिन इसकी बात सुनना तो दूर, लीज़ा अपनी जगह से हिली भी नहीं। अच्छा, अब माफ़ी मांग लेता हूँ मेरी विलायती चूज़ी। वो क्या कहते हैं तुम्हारी अंग्रेज़ी में, सॉरी। अज़म ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे सीधा किया, तो इसकी मुस्कान गायब हुई थी, क्योंकि लीज़ा इससे नाराज़ नहीं थी, बल्कि नीम बेहोश हालत में वहाँ पड़ी थी। चेहरे का रंग बिल्कुल लाल हो चुका था, जिसके जैसे कि वो जल गई हो, जबकि वो सांस भी मुश्किल से ले रही थी। इसकी यह हालत देखकर अज़म के हाथ पैर फूल गए। इसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे अब। गुलाम, गुलाम, अज़म ने लीज़ा को खुद से लगाते हुए चिल्लाया। इस घबराई आवाज़ को सुनकर गुलाम के साथ साथ रूप भी घबराई से वहाँ दाखिल हुई। क्या हुआ अज़म, सब ठीक है? लीज़ा की हालत देखकर गुलाम के अल्फाज उसके मुंह में ही अटक गए। डॉक्टर को बुलाओ फ़ौरन। अज़म के चिल्लाने पर गुलाम भागते हुए कमरे से निकल गया और रूप जल्दी से पानी का गिलास लेकर अज़म के पास आई। अज़म ने लीज़ा के होठों के पास गिलास लगाया तो लीज़ा कमज़ोर सी हालत में आहिस्ता आहिस्ता वो पानी अपने अंदर उतारने लगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद गुलाम डॉक्टर को लेकर वहाँ आया, और ये 15 मिनट का इंतज़ार अज़म पर कितना भारी गुजरा ये वही जानता था। डॉक्टर ने वहाँ आते ही लीज़ा का चेकअप किया और उसे दवाइयाँ देने के बाद अज़म की जानिब मुड़ा, जो लीज़ा का सर अपनी गोद में रखे परेशानी से डॉक्टर को देख रहा था। परेशान मत हो, बस इन्हें ज़्यादा देर धूप में रहने की वजह से सन स्ट्रोक हो गया है। मेरे ख़्याल में ये मगरिब से आई हैं, और वहाँ के लोगों को ज़्यादा धूप की आदत नहीं होती, इसलिए इनकी ये हालत हो गई है।
डॉक्टर की बात पर एक बोझ अज़म के दिल पर पड़ा था। आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आइंदा ये ज़्यादा देर धूप में ना रहें और फ़िलहाल इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और जल्द जिल्द पर एलोवेरा जेल लगाएं। इतना कहकर डॉक्टर गुलाम के साथ वहाँ से चला गया और अज़म ने मुर्दा आंखों से लीज़ा को देखा, अपनी गोद में बेसुध पड़ी हुई थी, जो शायद इसलिए वो घर आना चाहती थी। चौधरी जी यही कह रही थी, वो इन्हें इस धूप की आदत नहीं। इतना कहकर रूप ने भी इन दोनों को अकेला छोड़ना बेहतर समझा और वहाँ से चली गई। अज़म ने मुर्दा आंखों से लीज़ा के सुर्ख हुए चेहरे को देख रहा था। दिल पर पड़ा बोझ मज़ीद भारी हो गया था। इसे अपने आप से नफरत हो रही थी कि क्यों इसने इसकी बात नहीं सुनी, क्यों नहीं ये समझा कि इसकी वलायती जूज़ी यहाँ के लोगों जैसी नहीं। वो इंतहाई नर्म नाजुक मिजाज थी। अज़म इसकी हालत का मुजरिम खुद को समझ रहा था। हाँ, वो खुद अपनी बीवी की इस हालत का जिम्मेदार था।